नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू आ सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र, इसके बाद हमारा जो होगा इतिहास का सेशन इसके पैरेलल ही चलेगा। इसके साथ ही हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन है यानी इंडियन ज्योग्राफी, वो इसके पैरेलल ही चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी जितने भी एमसीक्यू हैं उनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। और मैं बता दूं कि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज की बुक आपका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक की कॉस्ट जो है वो 250 से 300 के बीच में, अगर आप काटना मार्केट में लेते हैं तो वो फिजिकली आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे है तो डेफिनेटली खरीद लीजिए। अगर वहाँ पे किसी वजह से नहीं पहुँच पाते हैं या फिर चाहते हैं कि तैयारी हो जाए, ठीक है, कम समय में आपके, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि 10 से 12 रुपये जो भी होगा इस बुक की पीडीएफ की प्राइस, आप उसको डाउनलोड कीजिए, यहाँ से तैयारी कीजिए। जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, मैंने इसमें जो है एडिशनल टेस्ट ऐड किए हुए हैं, तो जितने भी टेस्ट हैं आपको टेस्ट तो देना ही देना है। और साथ में उसमें टॉपिक वाइज पूरा का पूरा दिया गया है, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे सारे के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। उसमें क्या है बेसिकली कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 15 साल के दिए गए हैं, प्लस जो है जानकारी दी गई है, टॉपिक वाइज भी उसमें भी दिया गया है, और प्लस एमसीक्यू देने के साथ साथ में उसमें आपको कई टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। दैट्स वाई मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको भी आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, इसके बाद में उसको सॉल्व भी कीजिए। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो पहला हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित। यहाँ पे 2 एमसीक्यू होंगे यानी 2 सेट होंगे। इसके बाद हमारा संविधान सभा से संबंधित 4 सेट होंगे, ठीक। इस सेट के अंतर्गत भी यहाँ पे कई भी जैसे एमसीक्यू क्यू सेट 1 है, इसके भी अंतर्गत जो है 2 पीडीएफ या 3 पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है। उन सभी को हम चर्चा करेंगे बाद में। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, और संविधान की विशेषताएं। इसके बाद पांचवा टॉपिक होगा संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, संविधान के भाग कितने हैं उनसे संबंधित प्रश्न, संविधान की अनुसूचियाँ संबंधित प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उनसे संबंधित प्रश्न, किसी भी अनुच्छेद को हम छोड़ेंगे नहीं। साथ ही में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हमारा 10वां टॉपिक होगा सिटीजनशिप, जिसमें 2 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद मूल अधिकार होंगे, जिसमें 6 एमसीक्यू हैं, ठीक। इसके बाद है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 सेट है। अब 3 सेट में जो आप मान के चलिए कि 250 से 500 के बीच में हर एक सेट में जो है यहाँ पे प्रश्न है, यानी एक सेट के अंतर्गत आपको यहाँ पे 250 से 300 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद जो है इसी तरीके सेट है पूरे, यानी किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। मूल कर्तव्य होगा 13 नंबर हमारा, 14 नंबर होगा भारतीय संसद, 15 नंबर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति में आपका 8 सेट होगा जिसको आपको देखना है। उपराष्ट्रपति होगा हमारा 16 नंबर पे, राज्यसभा होगा 17 नंबर पे, और लोकसभा होगा 18 नंबर पे, ठीक, जिसके अंतर्गत सच। इसके बाद सेकंड चैप्टर हम देखेंगे, टॉपिक भी हमारा सेकंड होगा प्रधानमंत्री देखेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा 3 सेट होगा। इसके बाद संघीय मंत्रिपरिषद देखेंगे। इसके बाद संसदीय समितियां देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, उच्च न्यायालय देखेंगे, ठीक है, यानी हाई कोर्ट देखेंगे, राज्यपाल देखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री देखेंगे, फिर विधान परिषद देखेंगे। इसके साथ ही साथ में 9 टॉपिक होगा हमारा विधानसभा। तत्पश्चात हम यहाँ पे देखेंगे आयोग व परिषदें, कौन कौन से आयोग गठन हुए हैं, उनकी परिषदें कौन कौन सी हैं। इसके साथ में निर्वाचन आयोग देखेंगे, ठीक। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। राजभाषा संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, आपात उपबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान क्या है, ठीक। राजनीतिक दल हम देखेंगे, भारतीय राजनीतिक दल में दबाव में समूह देखेंगे, भारतीय राजनीति में दबाव समूह, दल विरोधी कानून भी हम देखेंगे। इसके बाद 20वां टॉपिक होगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, साथ ही साथ में पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान क्या किए गए हैं उसको भी हम यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे। पदाधिकारियों का अनुक्रम देखेंगे, संविधान में संशोधन कौन से हुए हैं और कौन महत्वपूर्ण है इसको हम देखने हुए चलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को समझते हुए चलेंगे। प्रमुख पदाधिकारीगण एवं उप प्रधानमंत्री को हम देखेंगे। प्रमुख पदाधिकारीगण लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं। प्रमुख पदाधिकारीगण एवं महान्यायवादी संबंधित प्रश्न, प्रमुख पदाधिकारीगण या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और साथ ही साथ में प्रमुख पदाधिकारीगण एवं विपक्ष के नेता का क्या रोल होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, और साथ ही साथ में मुख्य सतर्कता आयुक्त से संबंधित प्रश्न। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले सेशन से, ठीक है। पहले जो टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, पहला प्रश्न आपका है यहाँ पे पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर
और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो पूना समझौता में क्या प्रावधान किया गया था, यानी 1900 पहली बात तो क्या है 1932 में, किस सन में 1932 में किसके बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था। इसमें क्या लिखा गया था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो बी आर अम्बेडकर ने मांग किया था कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने मांग किया था, पूना पैक्ट में यही था, ठीक है। निम्न वर्ग के लिए पहली बात आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है यानी दूसरा नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है सूरत विभाजन कब हुआ था, यह आपको बताना है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, इसके साथ ही साथ में पूर्ण स्वराज का संकल्प और 1900 आपको दिया गया है अब, ठीक है। ये सब कब कब हुए थे ये आपको बताना है। 1929 है, 1928 है, 1932 है, 1907 है और 1905 है। तो देखिए ए यानी सूरत विभाजन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, जो सूरत विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 में, माफ कीजिएगा 1907 में सूरत विभाजन आपका हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में, ठीक। 1932 में आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था। वहीं सर्वदलीय सम्मेलन की बात किया जाए तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। और बात किया जाए पूर्ण स्वराज का संकल्प सूची यानी सेकंड सूची कब पारित की गई थी, तो ये पारित किया गया था 1929 में, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत के गवर्नर जनरल को क्या करने की, अध्यादेश, ठीक है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये जो टर्म्स है अध्यादेश, ये आप अगर डेफिनेटली पॉलिटी की क्लास में आप बहुत डेप्थ में आप समझेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगे अध्यादेश क्या जारी करना होता है। तो हम उसको यहाँ पे डिटेल से नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है। तो आपको बताना है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके माध्यम से जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें थोड़ा सा टफ टाइप का है, टफ इन द सेंस कि जो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसमें से 4 प्रश्न दे दिया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इस पर आपसे जो है यानी एक प्रश्न जो है इसमें 4 प्रश्नों सम्मिलित करता है। तो आप एक तरीके से देखा जाए जैसे इसमें पूछ लेगा कि अगस्त घोषणा किसके समय में आई थी या कौन लाया था, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, आपको चयन करना है। तो अगस्त घोषणा, ठीक, अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था, अगस्त संकल्प कौन लाया था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सूची 2 किसके समय में आया था, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि अगस्त घोषणा पत्र किसके समय में आया था, किसके समय काल में आया था। ये सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न पूछ सकता है, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली आप इसको देखिए, जो अगस्त घोषणा आई थी वो लॉर्ड माउंटेन्यू लाए थे, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिथमो के अंतर्गत आई थी। वहीं बात करें कि अगस्त संकल्प कब आया था, तो किसके समय में, महात्मा गांधी ने लाया था। और डी का 3 यहाँ पे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सूची किसके समय में आई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने लाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, ठीक है। 1773 में कि 1771 में, 1785 में कि 1793 में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, 1773 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 नंबर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, ठीक है। यानी किस समिति के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नर जनरल जो है समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। ये थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया गया है। तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंतर्गत जो क्या कर सकता था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो समिति के निर्णय को स्वीकार भी कर सकता था और अस्वीकार भी कर सकता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत महारानी जो विक्टोरिया थी उनको भारत की सामग्री समागी कब नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। साम्राज्ञी,
1858 में। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, यह आपको बताना। तो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए बनाए रखी जाएगी, ये उन्होंने पूरा किया था। अब जो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो आया था, वो उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है कि मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, यानी किस वर्ष आया था, यह आपको बताना है। 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, यानी मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल के किसके माध्यम से लाया गया था, ये आपको बताना। तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, उसी के माध्यम से इसमें मांग की गई थी कि मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि 12 नंबर की 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यानी 1909 का जो आया था काउंसिल एक्ट, इसमें किस बात का व्यवस्था की गई, यानी संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है, जिसमें मुसलमानों ने क्या मांग किया था कि उनके लिए अतिरिक्त जो है निर्वाचन व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर पूछा गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का अगर सार देखा जाए, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मेन उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है। तो प्रांतों का दोहरा शासन इसका मेन उद्देश्य था, यानी प्रांतों में क्या होना चाहिए, दोहरा शासन होना चाहिए, एक केंद्र का दूसरा राज्य का। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। यानी 1946 का जो कैबिनेट मिशन गठित किया गया था, इसमें 3 मंत्री थे, तो इस समय कौन इसके मंत्री नहीं थे, ये आपको बताना है। देखिए, 3 मंत्री जो थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक, और एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसके मंत्री थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसके मंत्री नहीं थे। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, इसमें कौन सी बात सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें संविधान निर्माण का अधिकार की बात कही गई थी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की भी बात यहाँ पे स्वीकार लिया गया था, प्रांतीय समूहीकरण यानी प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात यहाँ पे की गई थी, जबकि पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं दी गई थी। ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा भारत स्वतंत्र भी हो गया था, लेकिन काफ़ी दिन तक जो है संविधान लागू नहीं हुआ था, तब क्या हुआ, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो जो चार्टर एक्ट था, जो भारत का शासन अधिनियम था, क्योंकि इसकी कॉपी पेस्ट काफ़ी किया गया था, क्योंकि इसी के हिसाब से शासन व्यवस्था पहले चल रही थी, तो उसके रिगार्डिंग 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसी के अनुसार जो है भारत का शासन चलाया गया था। वहीं अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर की वर्ष 1947 में भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपी गई थी, उसे किस योजना के अंतर्गत जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, जो भारत को 1947 में जो सत्ता सौंपी गई थी, इसको किस नाम जाना जाता है, माउंटबेटन योजना। अगला आपको सुमिलित करने के लिए आ गया है कि सही सुमिलित कीजिए। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए आए थे, कैबिनेट मिशन में क्या संविधान का गठन की बात कही गई थी, या तो आपको पता ही होगा, और भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करता है, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। ठीक है, तो ये तो बात सही ही है। देखिए, इसमें आपको पता है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, ये बात सही है। भारत सरकार 1935 का जो है, इसमें स्वशासन की बात की गई है, ये भी बात सही है। कैबिनेट मिशन जो है वो संविधान सभा के गठन के लिए बनाई गई थी, ये भी बात सही है। जबकि साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें
4 एक प्रश्न है, लेकिन आप इससे 4 प्रश्न जो है वन बाय वन करके समझ सकते हैं। जैसे कि जो शासन व्यवस्था जब आई थी, जो अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत किस चीज़ों का प्रावधान किया गया था, या कौन सी चीज़ें जो है कही गई थी, उस प्रावधान के मेन उद्देश्य थे, मेन एम्स थे, ये आपको बताना है। ठीक है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कही गई थी बात, और मार्ले मिंटो सुधार में 1909 में क्या कही गई थी बात, भारत परिषद अधिनियम 1861 में कौन सी बात मेन है, और साथ ही साथ में अधिनियम 1858 की सूची 2 में किस बात का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, पार्लियामेंट्री सुधार आपको पता ही होगा। अब आप एक से यहाँ पे सभी को मिला सकते हैं। ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया। तो देखिए, बेसिकली जो है, अगर देखा जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 का मेन उद्देश्य क्या था, तो प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक, जैसे हमने देखा भी। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य क्या था, तो सती प्रथा का अंत की बात इसमें कही गई है। इसी के साथ में अगर देखा जाए मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अगर देखा जाए, तो ये क्या है, तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। इसके साथ ही में अगर बात करें कि अधिनियम 1858 की सूची 2 में क्या किस बात का उल्लेख किया गया था, तो 1858 की सूची 2 में उल्लेख किया गया था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, इस समय 1857 की क्रांति के बाद। अब अगला प्रश्न है 20 नंबर हमारा, कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, यानी अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया था। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी में जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान की गई है। इस तरीके से हमारा एक एमसीक्यू का पहला पीडीएफ समाप्त होता है। अब हम सेकंड एमसीक्यू, चलिए हमारा पहला प्रश्न होगा, ठीक है, अगला टॉपिक का इसी के अंतर्गत दूसरा एमसीक्यू है। पहला प्रश्न है कि इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। भारत सरकार 1935, या फिर भारत शासन अधिनियम 1991, या फिर 1909 का, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1989। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें द्वैध शासन प्रणाली की मांग की गई थी। जबकि सांप्रदायिक अगर देखा जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किसमें कही गई थी, तो 1909। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। जैसे कि आपसे पिछली क्लास में हमने देखा भी था, पिछली क्लास इन द सेंस कि पिछली पीडीएफ में। ठीक है, तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम, 1935 के माध्यम से संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। संघीय प्रणाली 1935। ठीक है, दो चीज़ों को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, ऐसी कौन सी अधिनियम आया था जिसकी क्या विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की बात 1935 के माध्यम से ही क्या कही गई थी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, यानी कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत में सचिव का पद जो है ये निर्धारित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के सचिव का पद को सृजन किया गया था। ठीक है, भारत के सचिव के पद का सृजन किया गया था, कौन सा, 1858 के माध्यम से। भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित जितने भी एमसीक्यू थे इम्पोर्टेंट, उसको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हमारी संविधान सभा से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे उसके हम जो है कंटिन्यू रखेंगे अगली कक्षाओं में। सो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमसे सोशल मीडिया के हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।